हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब सिर्फ ईरान या अरब दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की सियासत को समझने की कुंजी बन चुका है। क्या अरब अवाम ईरान के नज़दीक आ रही है? अगर 10 साल पहले यही सवाल पूछा जाता तो शायद जवाब बहुत अलग होता। कई अरब मुल्कों में ईरान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा है जो इराक़, सीरिया, लेबनान और यमन में अपना असर बढ़ा रहा है। खाड़ी के मुल्कों के मीडिया में ईरान को इलाके में गड़बड़ी की वजह बताया जाता रहा है, लेकिन फिर गाज़ा में जंग शुरू हुई। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग हुई। इजराइल के साथ ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका भी जंग का हिस्सा बना। यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या अरब अवाम यानी अरब स्ट्रीट और अरब हुकूमतों की सोच अलग अलग रास्तों पर चल रही है? क्या अरब अवाम अब ईरान को पहले की तरह देखती है या उसकी राय बदल रही है? आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। आज हम किसी नारे, किसी प्रोपेगंडे या किसी एक फरीक की कहानी नहीं सुनेंगे। हम देखेंगे कि 1979 में ईरान में कामयाब होने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद अरब दुनिया में ईरान की छवि कैसे बदली। गाज़ा जंग और हालिया ईरान इजराइल जंग के बाद क्या नया माहौल बना। क्या सर्वे बताते हैं कि अरब अवाम की राय बदल रही है? और सबसे अहम, क्या अरब सरकारों और उनकी अवाम की सोच एक जैसी है या उनके बीच अब हर दिन फासला बढ़ रहा है? हम जिन बातों का जिक्र करेंगे वे इंटरनेशनल सर्वे, रिसर्च और भरोसे के काबिल मीडिया की रिपोर्टों की बुनियाद पर होंगे। इनमें अक्सर सोर्सेज वेस्टर्न भी हो सकती हैं। इसमें हमने किसी ईरानी मीडिया से आने वाली खबर या एनालिसिस शामिल नहीं की है। अरब बैरोमीटर एक अरब मुल्कों में अवाम की राय पर रिसर्च करने वाला आज़ाद इदारा, अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी और उसका अरब ओपिनियन इंडेक्स, अमेरिका में ही मौजूद प्यू रिसर्च सेंटर, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और दूसरे सोर्सेज से ली गई इंफॉर्मेशन ही इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरब अवाम और अरब हुकूमतों के बीच इख्तलाफ समझना इतना अहम क्यों है? देखिए, सरकारें अपने फैसले सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी को देख कर लेती हैं, लेकिन अवाम, जनता अक्सर इंसानी जज्बात, इंसाफ, मजहबी पहचान, फ़िलिस्तीन जैसे मामलों और मीडिया में दिख रही तस्वीरों से मुतासिर होती है। यही वजह है कि कई बार सरकार और अवाम की राय एक जैसी नहीं होती। मिसाल के लिए, कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल किए हैं या सिक्योरिटी मामलों में अमेरिका के साथ गहरा सहयोग, कोऑपरेशन रखते हैं, लेकिन इसी दौरान कई अरब शहरों में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं। अलग अलग सर्वे में गाज़ा जंग के बाद इजराइल और अमेरिका के सिलसिले में नैरेटिव नकारात्मक राय बढ़ने के इशारे भी मिले हैं। वहीं कुछ रिसर्च में ईरान की पैच, अलग अलग सर्वे में गाज़ा जंग के बाद इजराइल और अमेरिका के सिलसिले में नेगेटिव नकारात्मक राय बढ़ने के इशारे भी मिले हैं। वहीं कुछ रिसर्च में ईरान की फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक नज़रिया भी दर्ज किया गया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ईरान के पूरे सियासी निज़ाम के लिए अरब मुल्कों में अवाम में सपोर्ट भी उतना ही बढ़ गया हो। आइए अब समझते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस पूरी बहस में एक बड़ी गलतफहमी बार बार सामने आती है। कई लोग कहते हैं अगर अरब जनता फ़िलिस्तीन के मामले पर ईरान की बात से सहमत है, रजामंद है, तो इसका मतलब पूरा अरब समाज ईरान को सपोर्ट करने वाला हो गया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अरब जनता कभी भी ईरान के साथ नहीं हो सकती। दोनों दावे बहुत बड़े हैं और मौजूदा सबूत इनकी पूरी तरह पुष्टि यानी कंफर्म नहीं करते। हकीकत अक्सर इन दोनों के बीच है। इसी हकीकत को समझना इस वीडियो का मकसद है। तो आइए घड़ी की सुइयों को लगभग 4.5 दशक पीछे ले चलते हैं। 1979 एक ऐसा साल जिसने सिर्फ
ईरान की हुकूमत नहीं बदली, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की सियासत का नक्शा ही बदल दिया। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। क्या अरब अवाम ईरान के नज़दीक आ रही है? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि 1979 के इस्लामी इनकलाब से लेकर अरब स्प्रिंग, सीरिया, यमन और गाज़ा तक कैसे बदलती रही अरब जनता की नज़र में ईरान की तस्वीर। अब चलते हैं आज की वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे 1979 से गाज़ा तक अरब अवाम और ईरान के रिश्तों की बदलती कहानी। 1979 ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने सिर्फ एक बादशाहत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की सियासत को बदल डाला। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी हुकूमत से बाहर हुए और आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के साथ हुकूमत का नया निज़ाम कायम किया, जिसमें ईरानी अवाम से पूरी तरह से राय ली गई, रेफरेंडम कराए गए और इस्लामी गणतंत्र यानी इस्लामिक रिपब्लिक कायम किया गया। यहीं से ईरान ने ख़ुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मज़लूमों की हिमायत करने वाली इस्लामी ताकत के तौर पर पेश करना शुरू किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरब दुनिया ने भी ईरान को उसी नज़र से देखा? जवाब है, हर दौर में नहीं। पहला दौर जो उम्मीद और एहतियात का दौर था, यानी 1979 से 1982 तक। शुरुआत में अरब दुनिया के कई आम मुसलमानों ने ईरानी इनकलाब को बड़ी दिलचस्पी से देखा। आखिर क्यों? क्योंकि पहली बार किसी बड़े मुस्लिम मुल्क में एक ऐसा इनकलाब कामयाब हुआ था जिसने अमरीकी सपोर्ट वाले शाह की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। फ़िलिस्तीन के मामले पर भी नई ईरानी हुकूमत ने खुलकर कहा कि इजराइल को तस्लीम यानी मान्यता नहीं दी जाएगी। तेहरान में इजरायली एम्बेसी बंद की गई और उसकी इमारत फ़िलिस्तीनी नुमाइंदों को सौंप दी गई। इस कदम ने फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले हलकों में ईरान की छवि को मजबूत किया। आइए अब समझते हैं दूसरा दौर, जब ईरान इराक़ जंग और अरब दुनिया का बंटवारा सामने आया। 1980 में इराक़ के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि दोनों मुल्कों के बीच शत्ल अरब के सिलसिले में अल्जीयर्स समझौता ख़त्म किया जाता है। इससे पहले ही तेहरान में इनकलाबी स्टूडेंट्स ने अमरीकी एम्बेसी को जासूसी का अड्डा बताते हुए कब्ज़ा कर लिया था और अमरीकी डिप्लोमेट्स को कैदी बना लिया था, जिन्हें बाद में 444 दिनों में बातचीत के नतीजे में ही रिहा किया गया। जंग 8 साल चली। यहीं से अरब दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिखाई दी। सऊदी अरब, कुवैत और अक्सर खाड़ी के मुल्कों ने इराक़ को माली और सियासी सपोर्ट दी। ये वही दौर था। इसी दौर में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ईरान के ख़िलाफ़ खड़ी की गई। उधर सीरिया में हाफिज़ अल असद की सरकार और कुछ और मुल्क ईरान के साथ खड़े दिखे। सरकारी सतह पर खाड़ी के मुल्कों और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण टेंशन से भरे हो गए। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कई अरब समाजों में आम लोग इस जंग को अलग नज़र से भी देखते थे। किसी के लिए ये अरब बनाम फ़ारस की जंग थी, तो किसी के लिए दो मुस्लिम मुल्कों की तकलीफ़ दे लड़ाई। यानी उस वक्त भी अवाम की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं थी। अब आया तीसरा दौर, जिसमें फ़िलिस्तीन और हिज़्बुल्लाह का असर अरबों पर साफ नज़र आने लगा। 1982 में लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद हिज़्बुल्लाह उभर कर सामने आया। इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ ये फ़िलिस्तीन के बाहर पहला अरब मूवमेंट बनकर उभरा। ईरान ने हिज़्बुल्लाह का सपोर्ट किया। साल 2000 में जब इजराइल ने साउथ लेबनान से अपनी फ़ौज वापस बुला ली, एक लंबी जंग के बाद ये पहला मौका था जब इजराइल ने किसी कब्ज़ा की हुई जंग से वापसी की हो। उस वक्त अरब मीडिया और अरब अवाम के एक बड़े हिस्से ने इसे हिज़्बुल्लाह की कामयाबी के तौर पर देखा। फिर 2006 की लेबनान इजराइल जंग आई। उस वक्त अरब बैरोमीटर का वजूद नहीं था, लेकिन अमरीकी प्यू रिसर्च सेंटर और ज़ोगबी इंटरनेशनल जैसे इदारों के सर्वे बताते हैं कि मिस्र, जॉर्डन और कई दूसरे अरब मुल्कों में हसन नसरुल्लाह सबसे पॉपुलर लीडर गिने जाते थे। अरब स्ट्रीट में सबसे पॉपुलर लीडर अरब लीडर हसन नसरुल्लाह और सबसे पॉपुलर मुसलमानों की दुनिया में लीडर
ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई उभर कर सामने आए। उस दौर में पहली बार बड़ी तादाद में अरब अवाम ने ईरान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखना शुरू किया जो इजराइल के सामने झुक नहीं रहा है। लेकिन फिर तस्वीर बदली 2011 में। अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। सीरिया में तुर्की और सऊदी अरब में अमेरिका और इजराइल की मदद से ISIS यानी दाइश आतंकी ग्रुप के ज़रिए अंदरूनी जंग छेड़ दी गई। आतंकी तुर्की के रास्ते इस्तांबुल के वन वे टिकट लेकर आते और ज़मीनी रास्ते से सीरिया और इराक़ तक पहुंचने लगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि तुर्की में आज भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की किताबों में ये साफ है कि बड़ा हिस्सा सीरिया का और इराक़ का तुर्की का ही हिस्सा है और जब भी मौका मिलेगा इन हिस्सों को वापस लेना है। इन आतंकियों का इलाज इजराइल के अंदर होता था और उनके पास जिस तरह के जदीद हथियार और गाड़ियां नज़र आईं उससे तय था कि उन्हें सरकारें ही मदद कर रही हैं। उस वक्त एक फ़ोटो बहुत आम हुआ था मीडिया के ज़रिए। नेतन्याहू खुद दाइश के आतंकियों का इलाज होते हुए अस्पताल में देखने गए थे। अमेरिका के कई साबिक अफसरों और एक्सपर्ट्स ने भी ये तस्लीम किया कि उन आतंकियों की मदद अमेरिका और इजराइल ने की थी। आज उन्हीं आतंकियों में से एक अहमद अल शरा दमिश्क में हुकूमत कर रहा है, जिसे सीरिया की ज़मीन पर इजरायली कब्ज़े से कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के प्लान पर चलते हुए यमन में हूती अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और अपनी पसंद की सरकार अदन में कायम कराई, जिनके लीडर्स आज भी रियाद में रहते हैं। 2015 में सऊदी अरब ने कई मुस्लिम मुल्कों, ख़ास तौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के साथ मिलकर हूतियों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। इराक़ में भी हालात बदलते गए। ईरान ने सीरिया की सरकार का सपोर्ट किया। सऊदी अरब और कुछ दूसरे अरब मुल्कों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट किया। यहीं से ईरान की छवि, इमेज फिर दो हिस्सों में बंट गई। जो लोग फ़िलिस्तीन और इजराइल के सवाल पर ईरान की तारीफ़ करते थे, उनमें से कई लोग सीरिया की जंग में ईरान के रोल की आलोचना, नुक्ताचीनी भी करने लगे। यानी एक ही शख्स फ़िलिस्तीन के मामले पर ईरान की सराहना कर सकता था और सीरिया के मामले पर उसी ईरान से नाराज़गी भी दिखा सकता था। यही मिडिल ईस्ट की सियासत की सबसे बड़ी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर आई 7 अक्टूबर और गाज़ा जंग। 2023 के बाद गाज़ा में शुरू हुई जंग ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। अरब मुल्कों में गाज़ा की तस्वीरें लगातार टेलीविज़न चैनलों और सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगीं। फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बड़े प्रोटेस्ट हुए। इसी दौरान ईरान ने खुलकर कहा कि वो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स के साथ खड़ा है। इसके बाद 2024 और फिर 2025-26 में ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग ने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। यहीं से ये सवाल उठने लगा, क्या गाज़ा जंग ने अरब अवाम की नज़र में ईरान की इमेज बदल दी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ जज्बात में नहीं मिलेगा, बल्कि सर्वे और जनमत के आंकड़ों में मिलेगा। अरब बैरोमीटर, अरब ओपिनियन इंडेक्स और दूसरे सर्वे आखिर क्या कहते हैं, ये समझना ज़रूरी है। क्या सचमुच अरब अवाम ईरान के करीब आ रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का बनाया हुआ माहौल है? हम यही जानेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। इस हिस्से के ख़ास सोर्सेज जो हैं वो प्यू रिसर्च सेंटर, ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे 2007, ज़ोग्बी इंटरनेशनल का अरब पब्लिक ओपिनियन पोल्स और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR का बैकग्राउंड ऑन द इरानियन रेवोल्यूशन एंड रीजनल पॉलिटिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से इरानियन रेवोल्यूशन और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से मिडिल ईस्ट बैकग्राउंड रिपोर्ट्स ऑन ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया एंड गाज़ा। इन तमाम इंफॉर्मेशन को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझेंगे क्या सचमुच अरब अवाम, अरब जनता ईरान के नज़दीक आ रही है? आखिर सर्वे क्या कहते हैं?
अब तक हमने इतिहास की बात की, लेकिन पत्रकारिता सिर्फ इतिहास या जज्बात से नहीं चलती। अगर हमें ये जानना है कि अरब अवाम की राय बदली है या नहीं, तो हमें नारों से नहीं, आंकड़ों से बात करनी होगी। और इस मामले में सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस में से एक अरब बैरोमीटर, ये इदारा पिछले 15 वर्षों से अरब मुल्कों में वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से सर्वे करता रहा है। इसके सर्वे मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इराक, लेबनान, फ़िलिस्तीन और दूसरे मुल्कों में रेगुलर तरीके से किए जाते हैं। और साथ ही बता दूं कि इन इदारों पर अमरीकी और वेस्टर्न असर भी किसी हद तक रहता है। अब चलते हैं आगे की कुछ हकीकतें समझने। पहली हकीकत क्या है? ईरान की छवि बदली है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अरब बैरोमीटर की 2025-26 की रिपोर्ट एक बहुत दिलचस्प नतीजा बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा जंग से पहले ज़्यादातर अरब मुल्कों में ईरान के सिलसिले में पॉजिटिव सकारात्मक राय महदूद थी। कई मुल्कों में सिर्फ 30% या उससे कम लोग ईरान को सकारात्मक पॉजिटिव नज़र से देखते थे। ये कहना कि पूरा अरब समाज पहले से ही ईरान को सपोर्ट करता था गलत होगा। लेकिन फिर क्या बदला? 7 अक्टूबर के बाद गाज़ा में जंग लंबी खिंचती गई। अरब घरों में रोज़ाना गाज़ा की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। इजराइल ने जेनोसाइड किया, कत्लेआम किया, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वारंट भी जारी कर दिए। इसी दौरान ईरान लगातार फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बयान देता रहा और अंदर की खबरें ये हैं कि मदद भी पहुंचती रही। अरब बैरोमीटर का नतीजा कहता है कि लोगों की राय में बदलाव ईरान से ज़्यादा उसकी फ़िलिस्तीन पॉलिसी को लेकर आया है। यानी बहुत से लोग ईरान की हर पॉलिसी से सहमत, रजामंद नहीं हुए, लेकिन उन्हें लगा कि फ़िलिस्तीन के सवाल पर ईरान लगातार एक जैसा रुख रख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, लोग ईरान को नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के मामले पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा पॉजिटिव नज़र से देखने लगे। दूसरी हकीकत, सबसे बड़ी वजह गाज़ा है। शिया सुन्नी नहीं, कई बरसों तक ये कहा जाता रहा कि अरब दुनिया में हर सियासी सवाल शिया और सुन्नी नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन हालिया सर्वे कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। अरब बैरोमीटर के एनालिसिस के मुताबिक फ़िलिस्तीन का मामला कई जगहों पर फ़िरका वाराना पहचान से बड़ा मामला बन गया। यही वजह है कि कई सुन्नी मेजॉरिटी मुल्कों में भी ईरान की फ़िलिस्तीन पॉलिसी के लिए सपोर्ट बढ़ा है। अब चलते हैं तीसरी हकीकत समझ लें। लेकिन ईरान को लेकर डर भी कम नहीं हुआ। अब इस कहानी का दूसरा पहलू सुनिए। उसी सर्वे में ये भी सामने आया कि बहुत बड़ी तादाद में अरब शहरी अब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके इलाकाई असर को सिक्योरिटी के लिए चुनौती और चैलेंज मानते हैं। कुछ मुल्कों में 60 से 80% जवाब देने वालों ने ईरान के असर या न्यूक्लियर प्रोग्राम को संजीदा सिक्योरिटी चिंता बताया है। यानी एक तरफ फ़िलिस्तीन के मामले पर हमदर्दी बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की इलाकाई ताकत को लेकर शकूक और शुबहात भी बढ़े हैं। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। यही वो वजह है जहां सोशल मीडिया अक्सर पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अगर किसी रैली में ईरान की सपोर्ट का नारा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ईरानी फॉरेन पॉलिसी या उसके सियासी निज़ाम को सपोर्ट करता है। और अगर कोई सरकार ईरान की आलोचना करे, नुक्ताचीनी करे, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके शहरी भी वही सोच रखते हैं। असलियत कहीं ज़्यादा जटिल और उलझी हुई है। अब चलते हैं चौथी हकीकत की तरफ। अमेरिका और इजराइल की इमेज में गिरावट आई है। अरब बैरोमीटर और दूसरे हालिया स्टडीज़ में एक और अहम रुझान सामने आया है। गाज़ा जंग के बाद अमेरिका और इजराइल के लिए नेगेटिव राय कई अरब मुल्कों में तेज़ी से बढ़ी है। यानी कुछ मामलों में ईरान के लिए बढ़ी हमदर्दी की वजह सिर्फ ईरान नहीं था, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए बढ़ती नाराज़गी भी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अरब अवाम के एक हिस्से की सोच बदल रही है तो क्या उनकी सरकारें भी उसी सिमत में बढ़ रही हैं, या फिर अरब सरकारें और अरब अवाम अलग हैं? आज पहले से कहीं ज़्यादा अलग अलग रास्तों पर सरकारें और अवाम चल रही हैं।
یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اور اگلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا عرب سرکاریں اور عرب عوام الگ الگ سوچ رہی ہیں۔ اب تک ہم نے اتہاس دیکھا، ہم نے سروے دیکھے، لیکن اب اس پوری کہانی کا سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر عرب عوام کے ایک حصے میں ایران کے لیے نظریہ بدلا ہے تو پھر عرب سرکاروں کی پالیسیاں کیوں نہیں بدل رہیں؟ آخر کیوں؟ سعودی عرب، UAE، بحرین، جارڈن اور مصر آج بھی سیکیورٹی کے معاملوں میں امریکہ کے ساتھ قریبی سہیوگ کوآپریشن بنائے ہوئے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عوام کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ سرکار اور عوام ہمیشہ ایک جیسی نہیں سوچتی۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں سرکاریں اور عام شہری کئی معاملات پر الگ الگ رائے رکھ سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ بھی اس کا اپواد ایکسیپشن نہیں ہے۔ ایک سرکار جب فارن پالیسی بناتی ہے تو اس کے سامنے کئی سوال ہوتے ہیں۔ ملک کی سیکیورٹی، تیل اور گیس کی تجارت، ہتھیاروں کی ضرورت، انویسٹمنٹ، علاقائی الائنس، امریکہ، چین اور روس کے ساتھ بیلنس۔ لیکن عام شہریوں کی ترجیح اکثر الگ ہوتی ہے۔ وہ غزہ کی تصویریں دیکھتے ہیں، فلسطین کا درد محسوس کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر رائے بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار سرکار اور عوام کا نظریہ الگ دکھائی دیتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ عرب سرکاریں ایران سے کیوں ہوشیار رہتی ہیں، کیوں الرٹ رہتی ہیں۔ اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف فلسطین کا معاملہ ہی پوری فارن پالیسی طے نہیں کرتا۔ کھاڑی کے ملکوں کی ایران سے کئی پرانی سیکیورٹی چنتائیں رہی ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال کے لیے 1980 سے 1988 تک جاری رہی ایران عراق جنگ، کھاڑی میں تیل ٹینکروں پر حملوں کے الزام، یمن میں ہوتھی موومنٹ اور علاقائی جنگ، عراق، سیریا اور لبنان میں ایران کے اثر کے بارے میں چنتائیں۔ انہی وجہوں سے سعودی عرب، UAE اور دوسرے کھاڑی کے ملک برسوں سے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سہیوگ، ڈیفنس کوآپریشن بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی سرکاروں کی سوچ صرف آج کی جنگ سے نہیں بلکہ پچھلے 4 دہائیوں کے تجربات سے بھی بنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ نے، چونکہ ان ملکوں کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے مسلسل ڈرایا، یہ بتایا کہ ایران ایٹم بم بنا لے گا اور آپ کو تباہ کر دے گا، اس لیے آپ کو امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اس کا اثر بھی وہاں کی حکومتوں اور وہاں کے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا ہے۔ لیکن پھر 2023 میں کیا ہوا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ مارچ 2023 چین کی میڈیشن میں سعودی عرب اور ایران نے سیاسی رشتے بحال کرنے کا سمجھوتا کیا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ 7 سال تک دونوں ملکوں کے رشتے تقریباً ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ سمجھوتا بتاتا ہے کہ کھاڑی کے ملک صرف ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے، وہ بات چیت کا راستہ بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک ہاتھ میں سیکیورٹی ساجھیداری اور دوسرے ہاتھ میں ڈپلومیسی۔ یہی آج کی کھاڑی کی پالیسی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ تمام انفارمیشن ہم نے رائٹرز، سعودی پریس ایجنسی، ایرانین فارن منسٹری، ان سب سے لے کر آپ تک پہنچائی ہے۔ اب سمجھتے ہیں تیسری حقیقت۔ امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈالے جا رہے ابراہم ایکارڈ میں عرب ملکوں کے شامل ہونے کے سلسلے میں جو دباؤ ہے وہ اور عوام کی رائے بالکل الگ نظر آ رہی ہے۔ UAE، بحرین، موراکو اور سوڈان نے الگ الگ سطح پر اسرائیل کے ساتھ رشتے نارمل کر لیے۔ پچھلی بار جب ٹرمپ کی حکومت تھی اس دور میں یہ کام ہو گیا تھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی پوری عوام بھی اس فیصلے سے خوش تھی؟ ضروری نہیں ہے۔ عرب بیرومیٹر اور عرب اوپینین انڈیکس کے کئی سروے بتاتے ہیں کہ عرب ملکوں کے بڑے حصے میں اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کو لے کر لوگوں میں شک اور اختلاف موجود رہا ہے۔ خاص طور سے غزہ جنگ کے بعد یہ اختلاف اور زیادہ دکھائی دیا۔ یعنی سرکار کا فیصلہ اور عوام کے جذبات دونوں ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ انفارمیشن ہم نے آپ کو عرب بیرومیٹر، عرب اوپینین انڈیکس اور رائٹرز سے دی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھی حقیقت کی طرف۔ سعودی عرب سب سے دلچسپ مثال کیوں ہے اور
सऊदी अरब को देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बहाल हैं और खुले तौर पर सऊदी लीडरशिप बार बार कहती है कि फ़िलिस्तीनी स्टेट की सिमत में ठोस पेश रफ्त के बिना इजराइल के साथ बाकायदा नॉर्मल ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। यानी रियाद एक साथ कई मोर्चों पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी पॉलिसी को सिर्फ ईरान सपोर्ट वाली या ईरान के मुखालिफ नहीं कहा जा सकता। पूरी तस्वीर इसमें नज़र नहीं आती। यानी असली तस्वीर क्या है? अगर एक जुमले सेंटेंस में पूरी बात कही जाए तो शायद वो ये होगी, अरब अवाम के जज्बात में फ़िलिस्तीन की वजह से बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अरब सरकारों की फ़ॉरेन पॉलिसी आज भी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और इलाकाई बैलेंस के कई वजहों से तय होती है। यही वजह है कि अवाम और सरकार दोनों की सिमत हर मामले पर एक जैसी नहीं होती। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, तो क्या ये बदलाव अस्थायी, टेम्परेरी है, या आने वाले 5-10 बरसों में अरब दुनिया की सियासत सचमुच बदल सकती है और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब पांचवें और आखिरी हिस्से में हम हकीकत समझेंगे कि क्या अरब अवाम सचमुच ईरान के करीब आ रही है। पूरी हकीकत और नतीजा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम फिर वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या अरब अवाम ईरान के नज़दीक आ रही है? अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या सिर्फ नहीं में दे दिया जाए तो शायद हम हकीकत के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत कभी भी इतनी सीधी नहीं रही। पहली हकीकत, आज अरब दुनिया में ईरान के बारे में राय पहले जैसी नहीं है, लेकिन ये बदलाव हर मुल्क में एक जैसा भी नहीं है। इराक़ के हालात अलग हैं, वहाँ अमेरिका के साथ रहना फ़िलहाल मजबूरी है और ईरान के साथ उनका दिल और दिमाग दोनों हैं। लेबनान अलग है, जहाँ अमेरिका और इजराइल की दलाल सरकार उनकी जैसी बात कर रही है, अवाम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। जॉर्डन अलग है, वहाँ का बादशाह पूरी तरह से बिका हुआ है और वहाँ की अवाम, जिसमें फ़िलिस्तीनियों की तादाद ज़्यादा है, उनकी हमदर्दी फ़िलिस्तीनी मज़लूमों के साथ और ईरान के साथ है। मिस्र की तरजीह भी अलग है। हाल ही में आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे में मिस्र का डेलीगेशन आया था, उससे कुछ तब्दीली नज़र आ रही थी। और खाड़ी के मुल्कों की सिक्योरिटी चिंताएं अलग हैं। इन सभी मुल्कों की सरकारें अमेरिका और इजराइल के साथ नज़र आती हैं, जबकि अवाम ईरान और फ़िलिस्तीन के साथ नज़र आते हैं। ये मेरा समझना है। दूसरी हकीकत, गाज़ा जंग ने एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर किया है। उसने फ़िलिस्तीन के सवाल को एक बार फिर अरब समाज के मरकज़ में ला दिया है। जब भी आम अरब शहरियों ने गाज़ा की तस्वीरें देखी तो उन्होंने सबसे पहले फ़िलिस्तीन के दर्द को महसूस किया। इसी माहौल में जो मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में सबसे मुखर दिखाई दिए, उन्हें कुछ समाजों में पहले से ज़्यादा पॉजिटिव नज़र से देखा जाने लगा। तीसरी हकीकत यह है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इकॉनमी भी नहीं है, बल्कि अगर कोई चीज़ उसकी सॉफ्ट पावर बढ़ाती है तो वो फ़िलिस्तीन के मामले पर उसका लगातार एक जैसा रुख है। यही वजह है कि जहाँ जहाँ फ़िलिस्तीन का सवाल मजबूत होता है, वहाँ वहाँ ईरान की इमेज भी मजबूत होती नज़र आती है। चौथी हकीकत, अब एक दिलचस्प बात समझिए, सरकारें वक्त के साथ समझौता कर लेती हैं, रिश्ते बदल लेती हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन अवाम के जज्बात इतनी तेज़ी से नहीं बदलते। इसलिए आज भी कई अरब सरकारें अमेरिका और इजराइल के साथ समझौते बनाए हुए हैं, जबकि उनकी अवाम का एक हिस्सा फ़िलिस्तीन के सवाल पर अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हालांकि ये बात कहना ज़रा कमतर होगा, अक्सर अवाम फ़िलिस्तीन के और ईरान के हक़ में हैं। वो वहाँ से आने वाली वीडियोज़ और फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं। यही फ़र्क है, आने वाले बरसों में मिडिल ईस्ट की सियासत को मुतासिर कर सकता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, ये समझना ज़रूरी है। भारत को इससे क्या सीख मिलती है? भारत के लिए वेस्ट एशिया सिर्फ सियासत का सवाल नहीं है, यहीं से भारत को बड़ी मिक़दार में
तेल आता है, यहीं लाखों भारतीय काम करते हैं, यहीं भारत के तिजारत और सामरिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी लंबी मुद्दत से यही कोशिश करती रही है, ईरान से भी रिश्ते बने रहें, सऊदी अरब और यूएई से भी साझेदारी मजबूत हो और इजराइल के साथ भी सहयोग जारी रहे। लेकिन अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में इजराइल और अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव है, जिससे लोगों का कहना है कि मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान अब भी भारत को मौका देना चाहता है। अब चलते हैं आखिरी नतीजे की तरफ। तो अगर आज कोई आपसे पूछे क्या अरब अवाम ईरान के नज़दीक आ रही है, तो शायद सबसे ईमानदार जवाब ये होगा, अरब अवाम के एक हिस्से में ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन के मामले पर ईरान के साथ हमदर्दी और उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए पॉजिटिव नज़रिया बढ़ा है। अरब अवाम ईरान को एक नमूने के तौर पर देखने लगे हैं। वो ये देख रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान इतना मजबूत हुआ है कि वो अमेरिका और इजराइल को मात दे रहा है, जबकि उनके मुल्कों की हुकूमतें अमेरिका और इजराइल की ग़ुलाम बनी हुई हैं और फ़िलिस्तीनियों के कातिलों के साथ खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों में अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग जारी रही तो वहाँ बड़ा इनकलाब आ सकता है। अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।